Now in this video, just before starting crystal field theory, let's study one more limitation of valence bond theory. यहाँ पर बच्चों CuNH3 4+2 कॉम्प्लेक्स जिसका कॉन्फ़िगरेशन 3D9 4s0 और 4p0 है। तो हमारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है क्योंकि यहाँ पर 4 लिगेंड हैं एंड ऑलरेडी वी हैव 4 empty orbital 1s and 3p, and this electron which is in this inner 3D orbital can't get paired up inside. तो हमने ये सोचा कि hybridization इसका sp3 होगा and these orbital will get the lone pair from ammonia, but actually the hybridization was dsp2. तो क्या हुआ होगा उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो 3D में था, that electron gets shifted to 4p and still its paramagnetic character holds. So this was again the drawback of valence bond theory, which was not explained by the valence bond theory. Now we will move to the next theory, which is called as crystal field theory. The first point of crystal field theory, which is entirely different from the assumptions of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था कि मेटल और लिगेंड में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम उस कोऑर्डिनेट पेयर को, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बट दिस पॉइंट इज एंटायरली डिफरेंट। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेज कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? दे विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, सो इट मीन्स देयर मस्ट बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर आइसोलेटेड मेटल एटम degeneracy of phi d maintains even for spherical symmetric field। जो d ऑर्बिटल है इसके अंदर 5 सब ऑर्बिटल हैं एंड ऑल दीज 5 ऑर्बिटल्स आर ऑफ द सेम एनर्जी। और हम क्या कह रहे हैं कि ये डीजेनरेसी यानी इक्वल एनर्जी मेंटेन रहेगी इवन जब तक लिगेंड मेटल से दूर है। जैसे ये मेटल एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द डी ऑर्बिटल। व्हेन द लिगेंड इज फार्दर, इट इज कमिंग क्लोज टू दिस, because the ligand electron and the electron present in the d orbital of this metal will repel, that will break the degeneracy। मगर जब तक ligand दूर है, इसका जो फील्ड है वो सिमेट्रिक है। इवन ligand के इलेक्ट्रॉन जब इस d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो ये पांचों के 5 d ऑर्बिटल slightly lift up होंगे, their energy will increase, but all these 5d orbital will again be of the same energy। ये दोबारा से क्या होंगे? degenerate। degenerate means same energy। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी के उनको डिजेनरेट ऑर्बिटल कहा, एंड द 5 ऑर्बिटल्स स्टिल विल बी ऑफ द सेम एनर्जी व्हेन द लिगेंड अप्रोचेस and there is a symmetrical field across the central metal atom or ion। दूर से जब लिगेंड आएगा तो हमें ये पूरा स्फीयर ही नजर आएगा। जैसे बच्चों सैटेलाइट से ऊपर से देखें तो पृथ्वी हमें गोल नजर आएगी ना, तो जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो उसकी परफेक्ट शेप तो हमें दिखेगी नहीं, फिर हमें कुछ पोर्शन ज़्यादा नज़दीक नजर आएगा। तो ऐसे ही दूर से लिगेंड के लिए पूरा का पूरा फील्ड एक जैसा होगा एंड इट विल रिपेल ऑलमोस्ट इक्वली एंड दस द डीजेनरेसी विल लिफ्ट अप। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सीएफटी का, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस फॉर एनायंस एंड डाइपोल फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे कोई अगर लिगेंड एनायन है तो ये लाइक अ पॉइंट चार्ज हुआ। नाउ it has to donate this to metal atom CMA। और अगर कोई
न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, तो दैट न्यूट्रल मॉलिक्यूल विल एक्ट एज अ डाइपोल, है ना. चार्ज तो ओवरऑल सेम ही रहेगा, बट नाउ इट विल बी जस्ट एक्टिंग एज अ डाइपोल. और जब बच्चों लिगेंड क्लोज आता है तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है दो एनर्जी लेवल्स में. जैसे ये इनिशियली सिमेट्रिक फील्ड में भी जो डी ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी बराबर थी, बट इट विल स्प्लिट अप इनटू टू एनर्जी लेवल्स. दिस इज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. जो ऊपर वाले ऑर्बिटल हैं दे आर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और जो तीन नीचे हैं दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी कम होगी, बट देयर एवरेज एनर्जी विल बी द सेम. दिस डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जिसको हम T2g कहते हैं, and this higher energy orbital which is called as Eg, this difference in energy is called as octahedral field splitting energy, delta O. जितना लिगेंड स्ट्रांग होगा उतना स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी, और लिगेंड अगर वीक होगा तो डेल्टा O यानी स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी कम होगी. सो बच्चों, यू कैन राइट द लिगेंड्स व्हिच कॉजेस ग्रेटर फील्ड स्प्लिटिंग is called strong field, and which is the greater की जगह क्या आ जाएगा, जिसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम आए. लेसर फील्ड स्प्लिटिंग, डेल्टा O की वैल्यू कम हो, दैट इज कॉल्ड एज वीक फील्ड लिगेंड्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई these two dx square dash y square and dz square orbital becomes of the higher energy and the remaining three gets of the lower energy. Out of the 5d orbital, dx square dash y square and dz square, अगर इनको देखें तो ये जो लोब्स हैं इनकी ये जस्ट ऑन द एक्सिस हैं. dx square dash y square एग्जैक्टली x और y एक्सिस के ऊपर है, जबकि dz square एग्जैक्टली z एक्सिस के ऊपर है. दोनों को मिलाकर अगर फिगर बनाएं तो कुछ ऐसी बनेगी. मैं बच्चों 3 डायमेंशनल फिगर बनेगी, बट इन 2 डायमेंशनल आई एम ट्राइंग टू मेक इट. ये एक्स वाई एक्सिस है, तो दिस इज डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर. इसको मैंने कुछ इस शेप में बनाया है, और ये है बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस, ये ब्लू वाला बना रहा हूं. दिस इज डी जेड स्क्वायर. अगर हम इसकी शेप को एनालाइज करें, ये दोनों ऑर्बिटल अगर आपस में मिल जाएं तो ये एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल शेप देते हैं. एंड व्हेन द लिगेंड अप्रोचेस टू मेक octahedral complex या कहें स्क्वायर बायपिरामिडल कॉम्प्लेक्स, then the electrons of ligands and the electrons present in the d orbital will get repelled most, and thus due to more repulsion this dx square dash y square and dz square get lifted up. अब एनर्जी तो कांस्टेंट है, जितना एनर्जी इन दो ऑर्बिटल्स की बढ़ेगी उतनी ही इन तीनों की कम हो जाएगी. Their sum again will remain the average, which is the energy of this d orbital. तो ये जो एवरेज एनर्जी है बच्चों, ये ऊपर कितना जाएगा, ये ऊपर जाएगा 3/5 times of the octahedral field splitting energy from this average, और नीचे वालों की this will be 2/5 of the octahedral field splitting energy. So if we add up these two, this will again be equal to the same, the energy of this d orbital. So बच्चों, this is the crystal field splitting in octahedral complex. This is the energy of d orbital for free ion, and when the ligand approaches, in the case of spherical field, जब d orbital equally repel हो रहा है, all the electrons of the d orbital get equally repelled because of this symmetrical field. So this energy get lifted up,
But when the ligand comes more close, the orbitals which are forming the octahedral shaped lobes, that is dx square dash y square and dz square, they get repelled most. Thus their energy rises and of the remaining three decreases. The total energy still remains the same. Their average is the same. दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जो आपके ऊपर वाला एनर्जी लेवल जिसको ईजी ऑर्बिटल कहा गया और नीचे जिसमें 3 ऑर्बिटल हैं जिसको T2G का नाम देते हैं, दिस डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन दिस टू इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. एवरेज से ऊपर वाले 3/5 ऑफ डेल्टा ओ यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी और नीचे वालों का 2/5 ऑफ डेल्टा ओ यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी. अगर बच्चों अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, बिकॉज द लिगेंड हैज कम क्लोज, रूल्स अगेन शुड बी फॉलोड. आफ्बा प्रिंसिपल, हुंड्स रूल फॉलो होने चाहिए. अगर हमें बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द लोअर डी. नाउ द कंट्रोवर्सी अराइजेस फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन. अब बच्चों फोर्थ इलेक्ट्रॉन को पेयर अप अगर हम करें तो रिपल्शन होता है, पेयरिंग में भी एनर्जी चाहिए. एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो टेक दिस पोजीशन ईजी, हायर एनर्जी ऑर्बिटल, और एनर्जी यहां भी चाहिए बिकॉज ऑल दीज 5 आर नॉट ऑफ द सेम एनर्जी. अगर तो बच्चों ये डेल्टा ओ नॉट पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये ज्यादा स्प्लिट करता है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर अप होगा. यानी फोर्थ के लिए क्या आएगा बच्चों, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जबकि EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. बट अगर बच्चों फील्ड वीक है, डेल्टा O यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी यहां पर ज्यादा है, तो अब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विल मूव अप. तो इसकी वजह से बच्चों जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, दिस विल बी T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और EG में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. और इवन अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, फोर्थ के बाद फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल अगेन बी इन दिस हायर एनर्जी D. देन द सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग तो होनी ही है, पेयर एनर्जी अब सब में चाहिए ही चाहिए, तो अब पेयरिंग नीचे से शुरू हो जाएगी. और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो it will pair up first the lower energy orbital and then after filling all these 3 d orbitals by just having 6 electron, 7th electron will now move up. Now you can note down, as the ligand approaches there is increase in energy of d orbital, as would be the case of spherical field. When it comes close to octahedral complex, as dx square dash y square and dz square are along the axis gets repelled, their energy increases and of the remaining 3D gets lowered and they get separated by delta O, and the rest you have already written in that splitting diagram. Now the crystal field splitting in tetrahedral complex. बच्चों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड अप्रोच करता है तो वो बिल्कुल उन ऑर्बिटल्स के अक्रॉस करता है जो dxy, dyz और dzx के अलोंग जिसकी लोब्स हैं. एग्जैक्टली अक्रॉस द लोब नहीं होता, इसीलिए रिपल्शन बहुत ज्यादा नहीं है, सो दे गेट लिफ्टेड अप, व्हाइल द रिमेनिंग जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड लोब्स हैं दे गेट ऑफ लोअर एनर्जी. ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है डेल्टा टी, इसको आप कहेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये एनर्जी कम होती है. अगर इस एनर्जी को हम कंपेयर करें ऑक्टाहेड्रल से तो ये हमारी होती है सिर्फ डेल्टा टी 4/5 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, सॉरी 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल. यानी ये एनर्जी इतनी कम है
कि इलेक्ट्रॉन जनरली हमारे हाई स्पिन के ही बनते हैं। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा चाहिए, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी मूविंग अप इन मैक्सिमम केसेस। तो इस तरीके से अगर इन एनर्जी को हम यहां पर डिवाइड करें तो नीचे 2 ऑर्बिटल है बच्चों, तो ऊपर आएगा 2/5 ऑफ द टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और नीचे 3/5 ऑफ द टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नाउ जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, द स्प्लिट मोस्ट, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले एनर्जी लेवल को ज्यादा स्प्लिट करते हैं। अगर हम इनका एक अरेंजमेंट रख लें, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ, कम एनर्जी स्प्लिटिंग से ज्यादा एनर्जी की तरफ, so this order creates spectrochemical series. This arrangement of ligands in increasing order of their crystal field splitting energy values, it creates spectrochemical series. I minus Br minus SCN minus Cl minus F minus OH minus C2O4 2 minus H2O, then NCS minus EDTA4 minus NH3 ene यानी ethylene diamine, then Cn minus and at last CO, which is shown as the strongest field ligand. तो इस वीडियो में यहीं तक। बाकी बच्चों color in the coordination compound, this will study in the next video. Thank you.